गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आनंद कुमार आपका आरडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि हमने जो नेशनल जीके में जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड की हैं उन्हीं के संदर्भ में हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। और अपना जो अगला टॉपिक रहता है हमने स्टार्ट करवा रखा है मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में हम पढ़ चुके हैं शेर शाह सूरी के शासन तक। और आज स्टार्ट करेंगे हम एक नए शासनकाल को जिसका नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने संपूर्ण भारत पर शासन किया। थोड़ा सा पीछे का देखते हैं कि हमने जो नए व्यूवर्स आज जुड़ रहे हैं वो सभी देखेंगे कि इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। मुगल एम्पायर में बाबर पढ़ लिया था हमने, उसके बाद बाबर के बाद हमने पढ़ा हुमायूं को जो कि बाबर का उत्तराधिकारी था। हुमायूं के बाद हमने पढ़ा किसको? मुगल एम्पायर में तो पढ़ते हैं हम अकबर को, क्योंकि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ। लेकिन हुमायूं एक अयोग्य शासक था। जितने भी युद्ध लड़े हुमायूं ने सभी को हार गया, और सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से वापस भागने पर मजबूर कर दिया और हुमायूं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। वापिस हुमायूं अफगान से आता है 1555 ईस्वी में, एक युद्ध लड़ता है और हुमायूं शासन सत्ता को दोबारा से एक बार स्थापित करता है। हुमायूं एक पुस्तकालय का निर्माण करता है और देवगिरी में ही उसके पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो हुमायूं का जो उत्तराधिकारी होता है कौन? अकबर, जिसको हम आज पढ़ेंगे। वो अफगान में रहता है, अफगान से भारत की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पर कैसे वो एक अपना राज्य अभिषेक करवाता है, कैसे दिल्ली की तरफ बढ़ता है, कैसे अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे उन सभी को अभी हम देखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को। इतिहास में हम जिसको अकबर के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि भारत में अकबर के नाम से फेमस हुआ। 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने भारत पर शासन किया। पढ़ते हैं इसके जन्म के बारे में स्टार्टिंग से, और जब ये शासक बना तब तक का सफर देखते हैं अकबर का क्या था। जो इसका जो परिचय के संदर्भ में हम देखते हैं, यहां से 4-5 क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो। तो परिचय में हम पढ़ेंगे अकबर के परिचय में इसका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, और अमरकोट पर उस समय 20 साल का शासन था। किसका शासन था? अमरकोट नामक जगह पर, इस रियासत पर 20 साल का शासन था। 20 साल के शासन में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में। इसके जो पिता थे हुमायूं, और हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, और हुमायूं के उत्तराधिकारी होंगे फिर अकबर। तो हुमायूं जो कि इसके पिता थे, और इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, और इसके गर्भ से अमरकोट नामक जगह पर अकबर ने जन्म लिया। जो अकबर का राज्याभिषेक था, अभी दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, राज्याभिषेक मतलब कि इसको राजतिलक कब हुआ अकबर को? 14 फरवरी 1556। 14 फरवरी 1556 वैलेंटाइन डे के दिन इस शासक का, महान शासक का राज्याभिषेक होता है। लेकिन यहां पर सोचने की बात है कि कालानौर नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में पंजाब का हिस्सा है और उस समय सिंध का हिस्सा थी, जो कि पाकिस्तान में है। आपको पता होगा कि पंजाब पाकिस्तान में भी है और हमारे भारत के पास में भी है। तो जो उसको हम कहते हैं ये पंजाब, और इसको कहते हैं हम ईस्ट पंजाब, और ईस्ट पंजाब को हम भारत में पंजाब स्टेट के नाम से जानते हैं। तो पंजाब के कालानौर नामक जगह पर 14 फरवरी 1556 को मात्र 14 वर्ष की आयु में ही अकबर को राज्याभिषेक कराना पड़ा, क्योंकि अकबर जो था ये बढ़ रहा था अफगानिस्तान से दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में किसका शासन था उस समय में? दिल्ली में शासन था शेर शाह सूरी, सूरवंश के ही शासक हेमचंद्र हेमू का। तो इनका कैसे मुकाबला होता है उसको हम पढ़ते हैं।
तो जो इसके जो राज्याभिषेक के बारे से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर जब इसको अपने पिता की मृत्यु की खबर पड़ी तो इसको मजबूरन कालानौर में ही राज्याभिषेक करना पड़ा और दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ा। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे, अकबर के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम था बैरम खां, जिसको इतिहासकार या हम जितनी भी किताबें हैं सभी में इसके संरक्षक के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंगरक्षक के बारे में पढ़ते हैं, वो है बैरम खान। और बैरम खान को अकबर खान बाबा कहकर संबोधित करते थे। तो अकबर का अंगरक्षक या संरक्षक कौन था? बैरम खान था। किस पद पर विराजमान था जब इसका राज्याभिषेक हुआ? तो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान था बैरम खान। अकबर की जो किताब है, जो इसकी जीवनी है, आत्मकथा है अकबर की, उसका नाम क्या है? अकबरनामा। बाबर की बाबरनामा और हुमायूं की हुमायूंनामा। अबुल फजल ने जो आईने अकबरी कहते हैं हम जिसको, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अकबर की आत्मकथा उसका नाम क्या है? अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा। आईने अकबरी जिसको हम बोलते हैं वो अकबरनामा के तीसरे अध्याय का नाम है। 3rd चैप्टर का नाम क्या है? आईने अकबरी। तो जो आईने अकबरी है ये इसका तीसरा अध्याय है, जो कि आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन करेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ते हैं बैरम खान के बारे में कि जो बैरम खान था जो कि संरक्षण कर रहा था किसका? अकबर का। 1556 से 1560 तक, 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक बैरम खान प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहा अकबर के। और एक 14 वर्ष की उम्र का बच्चा कैसे शासन कर सकता है? मतलब जो शासन सत्ता को चला रहा था, संभाल रहा था, वो तो बैरम खान ही था। तो बैरम खान ने कैसे इसका संरक्षण किया कि अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में शासक बना, अतः वह बैरम खान के संरक्षण में रहा। मतलब कि बैरम खान के आदेश अनुसार ही चलता रहा। इसको हम बोल सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री था बैरम खान, ये ही अकबर की शासन सत्ता को संभाल रहा था, चला रहा था और अकबर का सेनापति भी था। अब आते हैं हम पानीपत के दूसरे युद्ध की तरफ कि जो अकबर है उसको सूचना मिलती है कि कौन दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हो जाते हैं? आदिल शाह। और आदिल शाह के सेनापति होते हैं हेमचंद्र हेमू। हेमचंद्र हेमू आदिल शाह के नेतृत्व में, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि कंटिन्यू लगातार 22 युद्धों में विजयी हुआ हेमचंद्र हेमू, जो कि रेवाड़ी का शासक था और आदिल शाह का सूबेदार था। बाद में आदिल शाह ने उसकी प्रशंसा को देख, उसके जितने भी युद्धों की प्रशंसा को देखते हुए उसको अपना सेनापति नियुक्त किया। और जब से वो आदिल शाह का सेनापति रहा उसने 22 युद्धों में विजय स्थापित की। और 22 युद्धों में विजय स्थापित करने के बाद में हेमचंद्र हेमू ने स्वयं को दिल्ली की गद्दी पर काबिज किया और विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। तो जो हेमचंद्र हेमू था ये अंतिम हिंदू और पहला हिंदू शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू, स्वयं को इसने विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। और ये 14वां शासक हुआ टोटल भारत में अभी तक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो पढ़ते हैं अब थोड़ा सा पानीपत की दूसरे युद्ध के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में पानीपत में हुआ, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में हम पढ़ते हैं कि किसके बीच हुआ? ये अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में। तो अकबर जब पंजाब में था, पंजाब में कहां पर? कालानौर में। कालानौर में जिस जगह पर इसने राज्याभिषेक करवाया, अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू, आदिल शाह के सेनापति हेमचंद्र हेमू या विक्रमादित्य हेमचंद्र हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने सूबेदार तारदी बेग को हराकर दिल्ली का शासन हासिल किया। अभी यहां से क्या तात्पर्य है कि अकबर जब पंजाब में था उस समय अकबर को अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? तारदी बेग द्वारा। और ये तारदी बेग कौन था? तारदी बेग अकबर का सूबेदार था, इसके पिता का सूबेदार था, मतलब मुगलों का सूबेदार था जो कि दिल्ली में शासन कर रहा था। तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर शासन स्थापित किया हेमचंद्र हेमू ने।
हेमचंद्र हेमू की शासन सत्ता के स्थापित से ये तारदीबेग भागकर समाचार लेकर जाता है किनके पास में, बैरम खान और अकबर के पास में। तो जब तारदीबेग वहां पर इसका हेमचंद्र हेमू का समाचार पहुंचाता है, स्वयं जाता है वहां पर और ये बताता है कि वहां पर अब शासन स्थापित करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो इसके ऐसे नकारात्मक विचार सुनकर बैरम खान उसी समय तत्काल में इसका सर धड़ से अलग कर देता है और तारदीबेग को मार देता है। क्यों? क्योंकि उनको तो लालसा थी कि हमने दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना है और बैरम खान के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ चलते हैं। तो हेमू विक्रमादित्य की उपाधि नवाजी इसने और एकमात्र हिंदू शासक था ये, कौन? हेमचंद्र हेमू दिल्ली का। और 14वां शासक था। कौन सा 14वां शासक था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था हेमचंद्र हेमू। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की रणभूमि में दोनों का सामना होता है, हेमचंद्र हेमू का और अकबर का। अकबर किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था? सेनापति कौन था इसका? बैरम खान। बैरम खान से सामना होता है अकबर का 5 नवंबर 1556 को, जिसको हम पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। और हेमू इस युद्ध में मारा गया। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि लगभग हेमचंद्र हेमू जीत ही गया था। तो जैसे हेमचंद्र हेमू की विशाल सेना पानीपत में युद्ध के मैदान में लड़ी, तो टोटल सब कुछ ये हिसाब किताब देखकर जब इतिहासकार आज भी ये बताते हैं कि मैक्सिमम जो युद्ध में जीत हासिल हो ही चुकी थी हेमचंद्र हेमू की। तो हाथी के ऊपर बैठे सवार थे हेमचंद्र हेमू और हेमू की आंख में लगा एक तीर और आंख में तीर लगने की वजह से हेमू घायल होकर होदे में गिर गया। होदा जो शब्द बोल रहा हूं मैं, होदा किसको बोलते हैं? जिस जगह पर हाथी खड़ा रहता है, हाथी जिस जगह पर खड़ा होता है उसकी सराउंडिंग को हम होदा बोलते हैं, उसके पास की जगह को। तो होदे के पास मतलब हाथी के पास होदे में गिर गया और बेहोश हो गया और पूरे समाचार फैल गया पूरी रणभूमि में कि हेमचंद्र हेमू मारा गया। और बैरम खान ने आकर उसी समय का फायदा उठाकर हेमचंद्र हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया और ऐसे अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में विजयी हुआ और दिल्ली पर वापस शासन सत्ता स्थापित की मुगल एम्पायर्स ने। तो जो अकबर है इसने दिल्ली पर और आगरा पर वापस अपनी शासन सत्ता स्थापित की। तो अकबर ये हेमू की इस युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित हुई और इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन पुनः स्थापित हो गया। 1556 से 1560 तक, 1556 से लेकर इस युद्ध से लेकर और 1560 तक अकबर बैरम खान के ही संरक्षण में रहा। मतलब कि इसकी उम्र तो बहुत छोटी थी अकबर की। 1560 ईस्वी तक बैरम खान की ही मानता रहा अकबर और बैरम खान को ही अपना सेनापति नियुक्त रखा, प्रधानमंत्री नियुक्त रखा। उसके बाद बैरम खान का इस समय अकबर के सेनापति होने के साथ साथ ये वजीर पद पर भी विराजमान थे। जो बैरम खान था ये प्रधानमंत्री के पद से, सेनापति के पद से साथ साथ में वजीर के पद पर भी विराजमान था। कौन? बैरम खान। अब पढ़ते हैं हम कि कैसे बैरम खान की मृत्यु होती है। बैरम खान की मृत्यु कब हुई? 1560 में। मैंने आपको बताया कि 1556 से 1560 तक बैरम खान अकबर का संरक्षण कर रहा था। अकबर को जितने भी इसके सरदार थे, सरदार से यहां पर तात्पर्य है कि अकबर के सरदार, कि अकबर के दरबारी, अकबर के शासन सत्ता वाले लोग जो इसके दरबार में रहते थे, अकबर को सरदारों एवं दाइमा, अब यहां पर दाइमा किसको बोलते हैं हम? दाइमा, कि जो बच्चे का लालन पालन करती है, बचपन से ही उसको पोषण करती है, उसको कहते हैं दाइमा। माहम अनगा जिसका नाम था। माहम अनगा ने और इसके जो शासन सत्ता में जो लोग थे, जो शासन कर रहे थे, दरबारी थे जो, उन्होंने, सूबेदारों ने और माहम अनगा ने, माहम अनगा कौन थी? अकबर की दाइमा थी जो इसका लालन पालन करती थी बचपन से लेकर अब तक। वो इनको भड़काती है, किसको? अकबर को, कि आप कैसे, आप तो खुद अब स्वयं 18 साल की उम्र के हो गए हो और आप स्वयं शासन कीजिए, क्यों आप किसी के अंडर में रहकर काम करते हो? क्यों आपने अपना सेनापति किसी और को नियुक्त कर रखा है? और अकबर ने बैरम खान को इनकी बात मानकर, माहम अनगा और अपने सूबेदारों की बात मानकर
अकबर ने बैरम खान को मक्का जाने का आदेश दे दिया, मतलब हज पर जाने का आदेश दे दिया। अकबर ये बैरम खान जब हज पर जा रहा था तो बैरम खान के साथ में अकबर की सेना ने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि भड़क गए थे दाइमा के आदेश पर, और जितने भी सरदार थे, जितने भी सूबेदार थे अकबर के, उन सभी में रोष उत्पन्न हो गया था प्रजा में। उन सभी को पता लगा कि राजा ने आदेश दिया है बैरम खान को कि आप हज पर चले जाएं, आप मक्का चले जाएं और वहां पर अपना जीवन निर्वाह कीजिए। तो जैसे ये जाता रहता है तो पीछे से अकबर की सेना कर देती है बैरम खान पर हमला, और बैरम खान का होता है इसकी सेना के साथ में युद्ध, जिस युद्ध को नाम को दिया गया इतिहासकारों ने तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो अकबर और इसके संरक्षक बैरम खान के बीच में हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजयी हुई, और तो इस युद्ध में अकबर ने बैरम खान को मारा नहीं, बैरम खान को जिंदा छोड़ दिया, और बैरम खान को हार के बदले 3 विकल्प दिए गए कि आप कोई भी 3 चीज मांग लीजिए, या मैं जो आपको 3 चीज देता हूं उनको स्वीकार कीजिए और आप शासन सत्ता से चले जाएं। तो जो 3 विकल्प दिए इसको तिलवाड़ा के युद्ध में जीतने के बाद अकबर ने बैरम खान को क्या कहा कि या तो आप किसी एक छोटे से राज्य के सूबेदार बन जाएं, या आप हमारी शासन सत्ता के रक्षा मंत्री बन जाएं, और या आप मक्का चले जाएं। इन तीनों विकल्पों में से, क्योंकि जब वो एक प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका और वजीर पद पर भी रह चुका जो, तो वो एक छोटा पद क्यों स्वीकार करेगा। तो बैरम खान एक बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति भी था। उसने सोचा कि हज की यात्रा करना निर्णय ही तेरा ठीक रहेगा, तो उसने राजा को बोला कि मैं मक्का चला जाऊंगा। जैसे ही उसकी सेना ने इस बात को, अकबर ने इस सेना की, अपनी सेना की बात को मान भी लिया और बोल दिया इसको कि आप मक्का चले जाएं और मक्का जाकर ही अपना पूरा बाकी का जीवन वहां पर काट लीजिए। तो जैसे ही ये बैरम खान मक्का की तरफ जाते हैं तो गुजरात में उस समय मुबारक खान का शासन था। मुबारक खान भी एक अफगानी ही था कि मुबारक खान के पिता को किसी युद्ध में, बोलते हैं मच्छीवाड़ा के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खान के पिता की हत्या कर दी थी अकबर के संरक्षक किसने? बैरम खान ने। तो जैसे ही उसको पता लगता है कि ये मक्का जा रहा है और ऐसे ऐसे इसके राज्य में ये बात हो रही है और इसको राज्य से निकाल दिया गया है, तो मुबारक खान ने मौके का फायदा उठाकर गुजरात के पाटन में अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और बैरम खान को मौत के घाट उतार दिया। किस बैरम खान को? जिसने मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान के पिता को मारा था, तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। ऐसे बैरम खान का अंत होता है। तो तिलवाड़ा का जो युद्ध था इसमें अकबर जीता, बैरम खान पराजित हुआ तथा उसे 3 विकल्प दिए गए। उन विकल्पों में से इसने चुना कि मैं मक्का चला जाऊंगा। तो पुनः दोबारा से मक्का जाने के क्रम में गुजरात के पाटन में मुबारक खान द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी गई और बैरम खान जो अकबर के सेनापति हुआ करते थे वो मारे गए। अकबर ने बैरम खान की विधवा पत्नी, जो अब उसकी पत्नी थी सलीमा बेगम, किसकी? बैरम खान की, तो अकबर ने उससे विवाह किया और अब्दुल रहीम जो उसके पुत्र थे उसको शिक्षा दी और बाद में उसको खान खाना की उपाधि से भी नवाजा था अकबर ने। तो अकबर ने बैरम खान की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह किया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को शिक्षा दी और बाद में उसे खान खाना की उपाधि दी। तो खान खाना की उपाधि से कौन नवाजा गया था? अब्दुल रहीम किसका बेटा था? बैरम खान का बेटा था। ये उपाधि उसको किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बैरम खान की मृत्यु के बाद में एक शासन चल रहा था इसके दरबार में, जिसको हम बोलते थे इसके राज्य में पर्दा शासन, और पर्दा शासन को ही बोलते थे पेटीकोट शासन। तो जो पर्दा शासन था ये 1560 से 1564 तक रहा। अकबर इसके खिलाफ भी था, इस पर्दा शासन के खिलाफ भी था। कैसे? कि इस समय शासन पर धायमा और अनगा, उसके पुत्र आदम खान, पुत्री जीजी अनका और अकबर की मां हमीदा अनगा का प्रभाव अकबर के शासन पर था। मतलब कि ये मात्र 18 साल की उम्र ही हुई थी अकबर की अब तक। अब बैरम खान के मरने के बाद में जितनी भी महिलाएं थी इसके अपने ब्लड रिलेशन के परिवार की ही महिलाएं, उन्होंने ये समझा कि ये अभी तक तो मतलब कि नाबालिग ही है, तो क्यों ना हम शासन सत्ता को संभालें।
और वो आदेश देती, इनके आदेश पर अकबर को मजबूरन काम करना पड़ता था। और इन्हीं के परिवार के लोगों ने एक नाम से, एक हरमदल के नाम से एक शासन सत्ता बना रखी थी, जिस सत्ता को बोलते थे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, और उसी को ही इतिहासकारों ने हरमदल कहकर भी संबोधित किया है। तो हरमदल में जो इसके पारिवारिक लोग थे ये शामिल थे, और ये अपना शासन अपने हिसाब से चला रहे थे। अकबर को ये नामंजूरी थी। आदम खां ने मालवा को लूटा और लूट का अधिकांश भाग स्वयं रख लिया। ये जो आदम खान था ये दक्षिण भारत में जाता है ये, और दक्षिण भारत में मालवा को लूटता है, और मालवा को लूटने के बाद में जितना भी धन होता है इसके पास स्वयं रख लेता है। अकबर इस बात से नाराज होता है और अकबर ने आदम खां को मृत्युदंड दे दिया 1562 ईस्वी में, और माहम अनगा की भी हो गई मृत्यु 1562 ईस्वी में, और हरमदल का हो गया पतन। हरमदल का पतन होते ही अकबर ने एक चैन की सांस ली और स्वयं उसके बाद शासन करना स्टार्ट किया और अपना साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। इसके उपरांत 1564 तक संपूर्णतः पर्दा शासन व पेटीकोट शासन का अंत हो गया। अब कैसे अकबर अपना शासन और अपने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाता है उसको हम पढ़ते हैं कि अकबर का साम्राज्य का विस्तार। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से ही अराइज होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से, तो जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम अराइज होता है वो यहीं से ही अराइज होता है कि कैसे कैसे इसने किन रियासतों को जीता, या इसके पीछे इसके परिचय के बारे में और पानीपत के दूसरे युद्ध और बैरम खान के संदर्भ में भी हम पढ़ते हैं। तो अकबर के साम्राज्य का विस्तार कैसे स्टार्ट हुआ? 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा को जीता। जब अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा को जीता तो मालवा पर शासन किसका था? मालवा पर शासन था बाज बहादुर का, और बाज बहादुर को आदम खान ने पराजित किया। ये कौन था इस समय? इसका सेनापति, और सारंगपुर पर अधिकार कर लिया, सांगरपुर सॉरी। 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को आदम खान ने पराजित कर दिया और सारंगपुर पर अपना अधिकार कर लिया, मतलब मालवा को जीत लिया 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में जो ये आदम खान था, इस समय पर 1561 ईस्वी में ये अकबर के अंडर में ही काम कर रहा था, और ये हरमदल का नेता था आदम खान। ये ही आदम खान जो कि 1564 ईस्वी में 1562 ईस्वी में जिसकी मृत्यु होती है, और बाज बहादुर के साथ में ये जीतकर जो इसके शासन सत्ता से जितना भी धन लूटकर वापिस लेके गया अकबर के पास में, उसका इतिहासकार बताते हैं कि आधे से भी ज्यादा स्वयं रख लिया। जब अकबर भी इसको इस बात का पता लगा तो अकबर ने स्वयं दरबार लगाने का आदेश दिया प्रजा में, और दरबार लगाते ही जब इस बात की पुष्टि हो गई तो उसको मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद अकबर ने चुनार को जीता, चुनार 1561 में, और इस समय इसका जो सेनापति था अकबर का वो था आसफ खान। तो आसफ खान ने चुनार को 1561 में अकबर के लिए जीता। उसके बाद गोंडवाना, अब ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोंडवाना जो कि यूपी की एक रियासत थी, 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना को जीता। अब गोंडवाना में इस समय तत्काल में जो शासक था, उस शासक की उम्र थी मात्र 3 साल। 3 साल की उम्र में शासक बनने वाला कौन था? वीर नारायण। और वीर नारायण की माता का क्या नाम था? वीर नारायण की माता का नाम था दुर्गावती, क्योंकि अष्टमी के दिन इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था दुर्गावती। और दुर्गावती ही शासन कर रही थी, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी था, राज्याभिषेक कर रखा था वो 3 साल की उम्र में ही अपने बेटे वीर नारायण के नाम से चला रहे थे शासन को। ये तो दुर्गावती का शासन चल रहा था। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों ने गोंडवाना को जीत लिया, गोंडवाना के किले को जीत लिया। इतिहासकार बताते हैं कि दुर्गावती ने झांसी की रानी की तरह ही सामना किया था अकबर की सेना का, मुगलों का। काफी रोचक कहानी है गोंडवाना की, समय मिले तो इसको एक बार गूगल से जरूर पढ़ना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अराइज होते हैं विस्तार में, साम्राज्य के विस्तार में, वो होते हैं राजस्थान से। कि राजस्थान में आप लोगों को पता है कि राजपूतों का शासन चल रहा था। आमेर और जयपुर पर कब्जा किया किसने? मतलब कि यहाँ के जो शासक थे आमेर और जयपुर के, यहाँ पर वैवाहिक नीति अपनाई गई अकबर द्वारा,
कि आमेर और जयपुर पर शासन स्थापित हुआ 1562 में अकबर का। राजा भारमल ने, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, उसका नाम था राजा भारमल, और राजा भारमल की जो बेटी थी उसका नाम था हरकाबाई, जो कि इतिहास में बाद में अब जोधा के नाम से जानी जाती है। जोधा अकबर के हम सीरियल्स भी देखते हैं। तो राजा भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसको जोधा के नाम से भी जानते हैं, उसका विवाह अकबर से कर दिया। 1567 ईस्वी में अकबर ने जीता मेवाड़ को। 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर उदय सिंह का शासन था, जो कि चित्तौड़ एक रियासत है मेवाड़ की ही, वहां पर शासन कर रहा था 1567 में उदय सिंह। और 1567 में उदय सिंह को पराजित कर दिया अकबर ने। और अकबर को पराजित करने के बाद में अकबर यहां से जब वापिस गया, दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया, तो यहां पर जो दोबारा से यहाँ पर जो इनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अधीनता ऐसे ही स्वीकार नहीं की अकबर की, और वापिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई मेवाड़ की। इतिहास में बहुत ही रोचक कहानी रही है मेवाड़ की। आज तक भी इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम मुगल एम्पायर्स के आगे तक पढ़ेंगे, मेवाड़ का जिक्र जरूर आएगा। मतलब मेवाड़ से स्वतंत्रता मिली ही नहीं कभी भी मुगलों को। मुगल यहाँ पर कभी भी अपनी शासन सत्ता 100% स्थापित नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। तो 1567 ईस्वी में अकबर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह को पराजित तो कर दिया अकबर ने, लेकिन संपूर्ण साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया मेवाड़ में। और अकबर के वापिस लौट जाने पर महाराणा प्रताप द्वारा शासन सत्ता पर राज्याभिषेक किया जाता है, और महाराणा प्रताप के अधीन कार्य राज्य में फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, घुटने नहीं टेके महाराणा प्रताप ने, और युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने अकबर को ललकार दिया। तो 1576 ईस्वी में दोनों का होता है सामना, किस जगह पर? हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। तो जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे इस समय पर, वो थे आसफ खान और मानसिंह। मानसिंह का आपको पता होगा कि कहाँ का सूबेदार था, सेनापति जो इसका अकबर का हुआ, ये आमेर और जयपुर का, ये आमेर और जयपुर का भी क्या था? सूबेदार था। तो जो मानसिंह था, ये राजपूताना शाखा से संबंध रखता था, और अकबर की इसने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। उसी दूसरी जगह की बात करते हैं तो जो महाराणा प्रताप था, उसने अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया, और 1576 ईस्वी में अकबर को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो अकबर की एक विशाल सेना, 80,000 की विशाल सेना, सैनिकों की विशाल सेना, किसके? मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, किसकी तरफ? मेवाड़ की तरफ। और यहाँ पर होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो जो महाराणा प्रताप होता है, उसके पास होते हैं 10,000 के आसपास सैनिक, तो एक छोटी सी सेना। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता ने कभी किसी समय इतिहास में, उस समय के इतिहास में भीलों की सहायता कर रखी थी। तो जो यहाँ से, जिस जगह से मानसिंह और आसफ खान की सेना, इनके नेतृत्व में सेना आगे बढ़ रही थी, बीच में आता था अरावली पर्वत, आबू पर्वत, और आबू पर्वत को पार करके ही वो महाराणा प्रताप तक पहुंच सकते थे। और उस पर, आबू पर्वत पर निवास था भील जाति का। तो अकबर वहां पर जाता है और भील जाति में जाकर भीलों से सहायता मांगता है, अनुरोध करता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने भीलों की भी कभी सहायता कर रखी थी। तो आज हमारा जो, मैंने जिसको युद्ध की चुनौती दी है, और उनकी एक विशाल सेना मेरी तरफ बढ़ रही है, तो क्यों ना आप मेरा साथ दें। तो जब अकबर उस जगह पर जाता है भीलों के पास में, तो वहां पर आसफ खान भी संधि का प्रस्ताव लेकर भीलों के पास में बैठा होता है। तो जो भील थे, उन्होंने आसफ खान का प्रस्ताव ठुकरा कर महाराणा प्रताप के प्रस्ताव को माना। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि मात्र 400 भीलों ने, सिर्फ 400 भीलों ने 80,000 की सेना का सामना किया, और 400 भीलों ने 20,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए मानसिंह और आसफ खान के, मतलब अकबर के। तो जो महाराणा प्रताप होता है, बहुत ही वीरगति से इस युद्ध को लड़ता है, वीरता से इस युद्ध को लड़ता है। और इस युद्ध में किसी की भी हार और जीत कहना संभव नहीं थी। तो 1576 में जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसके नेतृत्व में मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, भीलों ने इसका साथ दिया महाराणा प्रताप का। इतिहास में कभी इसको बता देते हैं कि अकबर जीता, कभी बता देते हैं महाराणा प्रताप जीता। लेकिन इसकी मृत्यु के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि 1597 ईस्वी में
1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। मतलब इसकी शासन सत्ता चलती ही रही थी और उस युद्ध में किसी की भी ना जीत हुई, किसी की ना हार हुई। मात्र एक बात कहना संबोधित हो सकता है कि दोनों की सेनाएं कमजोर हुई थी इस युद्ध में। तो 1597 ईस्वी में इस युद्ध के भयानक युद्ध के बाद में 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़ इनके अधीनता स्वीकार कर ली इन रियासतों ने मुगलों की, और बिना कोई युद्ध लड़े मेड़ता, रणथंभौर, कलिंजर और मारवाड़ जैसी विशाल रियासतें भी अकबर को मिल गई। उसके बाद 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर स्वयं, ना इसका कोई सेनापति होता है उस समय, स्वयं जाता है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, और 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात में सूरत को जीतता है। और सूरत को जब जीतता है ये, तो इतिहासकार बताते हैं कि अपनी लाइफ में पहली बार 1572 ईस्वी में सूरत को जीतकर अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।